सभी को नमस्कार। दोस्तों, यूपीएससी जीएस 3 का पेपर अभी हुआ है और हम पेपर का विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात और सबसे खुशी की बात यह है कि जो अभी हम जीएस 3 में पढ़ रहे हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी और साइंस टेक, सारे के सारे क्वेश्चन प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ से आए हैं। और आपको मैं अपने जो नोट्स है वो भी दिखाऊंगा साथ में। और आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो आपको पता है हमारी अप्रोच कैसी है, टू दी पॉइंट। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी का ट्रेंड होता है, उसी दृष्टिकोण से चलते हैं हम क्वेश्चन पर। आपको ये भी बताऊंगा, जैसे हम अभी जो सीरीज पढ़ रहे हैं, मुझे खुशी की बात है कि आप और हम मिलके बहुत अच्छा कर रहे हैं, टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। और जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, तो आप नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ये क्रांति है यूपीएससी को लेकर जो मैं आपके साथ चला रहा हूँ। अधिकांश चीज़ें हम लगभग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ रहे हैं और आप इंजॉय कर रहे हो इनको। तो आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा कि अपनी जो शिक्षा है वो बहुत सारे ऐसे वंचित वर्ग तक पहुँचे जो बहुत ज़्यादा कोचिंग की जो फ़ी है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभी ये टॉपिक तो खैर हमने पढ़े नहीं है, लेकिन ऐसे ही पढ़ने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, बुनियादी ढांचा। और साथ में ये भी बताऊंगा, जैसे ये एग्जाम में दे रहा होता, जैसे आपके सामने मेरे सामने ये पेपर है और अभी हमने कोई इनके मॉडल आंसर नहीं देखे क्योंकि पेपर आया है अभी 1 मिनट हुई है, ठीक है। और आपके सामने ये पेपर बना रहा हूँ, जो इसका एनालिसिस बना रहा हूँ। तो यदि ये क्वेश्चन मेरे सामने आते तो मैं इनको कैसे हैंडल करता, वो भी आपको साथ में दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी क्या है, पीपी की आवश्यकता क्यों है। देखो क्यों है, कुछ डिमांड है कि क्यों है। और भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपी मॉडल की भूमिका, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुनियादी ढांचा से संबंधित आपको पता है कि हमारी सरकार आजकल अ, अ, आधारभूत ढांचे से संबंधित एक पाइपलाइन चला रही है, मतलब जिसमें निवेश की बात की जा रही है। लगभग 1.5 लाख करोड़ ऐसा कुछ उसमें फंड है, जहाँ तक मुझे फैक्ट पता है। तो इंट्रोडक्शन में आप ये बता सकते थे। और साथ में आपको ये भी पता है कि हमारे देश में जो भी आधारभूत ढांचा तैयार होता है उसमें सरकार भी निवेश करती है। पीपीपी मॉडल होता है, आजकल हेम मॉडल चलता है, हाइब्रिड मॉडल जिसको बोलते हैं वो भी चलता है। तो पीपीपी मॉडल का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता है कि सरकार और निजी सेक्टर दोनों मिलकर कार्य करते हैं, जहाँ पे निजी सेक्टर निवेश करता है। और फिर जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखते हो कि हाईवे है, एक हाईवे, जब हाईवे का निर्माण होता है तो कोई भी प्राइवेट निवेशक जो होता है, निजी सेक्टर का आप कह सकते हो, प्राइवेट निवेश करता है उसमें। और फिर वो उसकी वसूली कैसे करता है, आप जानते हो, टोल टैक्स की वसूली होती है। सरकार क्या करती है, जो भी इसमें कानून होते हैं, नियम होते हैं, सरकार उनकी देखभाल करती है, उनको नियमों को बनाती है, उनका संचालन करती है। और एक समय के बाद में जब जो भी कंपनी बनाती है उसका पैसा वसूल हो जाता है लाभ के साथ में, तो फिर सरकार को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो पीपी मॉडल का ये अर्थ होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता इसलिए कि हमें हमारा देश, आप ऐसे बता सकते हो आवश्यकता क्यों है। तो इसका एक चाहो तो एक ऐसे डायग्राम बना के आवश्यकता का पहला पॉइंट लिखो कि जो निवेश है हमारे देश में, निवेश की बात करें, निवेश दर की बात करें, चीन के मुकाबले कम है। जैसे चीन में निवेश दर, कुल निवेश दर हम देखें 40% है, तो हमारे देश में 30% है। और इसमें भी निवेश हम देखते हैं कई बार सरकार ज़्यादा करती है, प्राइवेट निवेश सही से इसमें हो नहीं पाता है। तो हम पहला पॉइंट तो ये बोल सकते हैं कि निवेश की समस्या है। दूसरा, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें बुनियादी ढांचा का विकास करना होगा। बाहर से हमें पैसा भी लाना हो, निवेशक यानी जो एफडी है, एफआईए, वो भारत में कैसे आएगा, जब भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो मजबूत होगा। कोई निवेशक बाहर से निवेश क्यों करेगा। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे सेक्टरों में, विशेषकर ऐसा कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यदि निवेश करते हो ना, तो आपके कई सेक्टर उसकी वजह से ग्रोथ करते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप निवेश करते हो तो आपका कृषि सेक्टर किस पर डिपेंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड है, सड़कों पर, रेलों पर डिपेंड है। आपका जो विनिर्माण है या इंडस्ट्री है, सेवा सेक्टर है, सब किस पर डिपेंड करते हैं, इसी पर डिपेंड करते हैं। तो आज तक क्यों है, इसके आपके पास कम से कम 5 7 8 पॉइंट होने चाहिए विद वैलिड अच्छे पॉइंट के साथ में, ठीक है। और बाद में अगला अगला जो इसकी डिमांड है कि भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। आजकल पीपीपी मॉडल से आप देख रहे हो ना कि आजकल ट्रेनें भी चलाई जा रही है, निजी सेक्टर का इसमें रेलवे में निवेश देखा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। इसमें आपके पास 2 4 एग्जाम्पल हो, किसी स्टेशन का ऐसा किया गया या किया जा रहा है, रेलों का इसमें विकास किया जा रहा है, ऐसे 4 5 एग्जाम्पल देके इसमें बता सकते हो। तो 150 वर्ड में आसानी से आप इसको कवर कर लोगे। यही अप्रोच होती है। जैसे मेरे सामने क्वेश्चन आया तो मतलब जो भी मुझे पता था, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज था, उसको मैंने इस तरीके से प्रेजेंट किया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है। जैसे आजकल ये हो रहा है कि पश्चिमी राष्ट्र जो है उसमें ज़्यादातर बाजार अर्थव्यवस्था है। हमारे देश में मिक्स मॉडल है, सरकार लोक कल्याण के कार्य भी करती है, बाजार मॉडल भी है हमारे यहाँ। मिक्स अप्रोच हम कह सकते हैं, हमारे यहाँ समाजवादी इस तरह से मॉडल है जिसमें सरकार भी लोगों की भलाई का काम करती है, बाजार भी इसमें कार्य करता है। तो इसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या इसमें है, तो इसमें आप ऐसा बना सकते हो
इंट्रोडक्शन में चाहो तो आप समावेशी विकास के बारे में बताओ। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? आप इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है सबको शामिल करना। मतलब कोई भी ऐसा राष्ट्र है समावेशी विकास ही चाहता है, सस्टेन डेवलपमेंट चाहता है कि सभी लोगों का विकास हो। ठीक है? गरीब, अमीर सबको मतलब एक बराबर अपॉर्च्युनिटी मिले, सबको आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिले। तो समावेशी विकास के बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया आपने। और बॉडी पार्ट में क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? इसमें आप 2 बना सकते हो, या तो पक्ष में तर्क दे सकते हो कि हाँ संभव है, या विपक्ष में आप बता सकते हो। दोनों में आप ऐसा कर सकते हो, 5-7 पॉइंट आपके पास विद एग्जाम्पल और डाटा के साथ होना चाहिए। जीएस 3 पेपर में एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके पास यदि डाटा नहीं होंगे ना, या अच्छे मतलब इकोनॉमिक सर्वे, बजटिंग के डाटा आप जो इनके डायग्राम भी होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे यूज़ में लेने हैं, अच्छे डाटा यूज़ में लेने हैं, तभी आपका आंसर ज़्यादा अच्छा लगेगा। चाहो तो इंट्रोडक्शन में आप कोई रिपोर्ट उनके बारे में भी बता सकते हो। तो इसके दोनों पक्ष आपको बताने हैं, क्या संभव है, जो भी आपके आइडिया है, जो भी आपकी ओपिनियन है, वो बता सकते हो। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे इस पर विपक्ष में बोलना चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि अभी हमारा देश उसके लिए तैयार नहीं है, हमारे देश में अभी भी बेरोजगारी की दर है या गरीबी की दर बहुत ज़्यादा है, तो सरकार लोक कल्याण का कार्य ज़्यादा करे तो ज़्यादा अच्छा है। सब चीज़ों को हम बाजार पे अभी छोड़ नहीं सकते। आप समझ रहे हो ना कि जैसे हम विपक्ष में देख के बता सकते हैं, या हम कई सेक्टर को बोल सकते हैं कि अभी कृषि सेक्टर हमारा ऐसा है, उसके अंदर मतलब आप कई चीज़ें इसमें ऐड कर देना। या विपक्ष में आप बताना चाहो तो बता सकते हो, कोई मॉडल देके बता सकते हो कि हाँ, ऐसा हो रहा है आजकल। हम मिक्स अप्रोच भी अपना सकते हैं, समाधान में आप बता सकते हो कि दोनों मॉडल हम अपना सकते हैं। आगे क्या है कि भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेशन का महत्व क्या है? अब देखो, वित्तीय समावेशन का महत्व बहुत ज़्यादा है। वित्तीय समावेशन का आप समझते हो? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे हमने वित्तीय समावेशन के हाल ही में बहुत सारी चीज़ें की है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन खाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वित्तीय समावेशन का बड़ा टूल है, प्रधानमंत्री जन धन खाता। इससे कितना मतलब कितने करोड़ खाते खोले गए, कितना मतलब पैसा गरीब व्यक्ति भी इससे कर रहा है, तो वित्तीय समावेशन का ये टूल आप बता सकते हो। वित्तीय समावेशन में और हम आगे जाएँ तो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाओं के जो महिला ग्रुप है, उनका विकास हम कर सकते हैं। किसानों का इनको जैसे इसमें ये हो सकता है कि कितनी इनकी पहुँच मतलब बैंकों तक है। एक जो संस्थागत ऋण होता है, इनकी कितनी पहुँच है। और इसके अलावा बताना चाहो तो बीमा सेक्टर इसमें आएगा। बीमा वित्त सेक्टर इसमें आ जाएगा पूरा ना, इसमें बता सकते हो। तो वित्तीय समावेशन का मतलब यही होता है कि कितने लोगों तक जो आसान पहुँच हो रही है वित्त की या बैंकिंग सेक्टर की, इनके आप इसमें बता सकते हो। इसके अलावा आजकल बहुत सारे, जैसे आप मुद्रा बैंक का एग्जांपल देख के बता सकते हो कि मुद्रा बैंक का क्या रोल हो सकता है। कितने मतलब मुद्रा बैंक का इसलिए हो सकता है कि एमएसएमई सेक्टर कितना बड़ा है। बहुत सारी चीज़ें आ सकती है कि वित्तीय समावेशन का महत्व इसलिए है कि वही बात है, इसमें भी वो इकोनॉमी वाली चीज़ आएगी। आप बता सकते हो कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करना है। आजकल लोकल फॉर वोकल हो रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? मेक इन इंडिया कैसे पॉसिबल होगा? जब लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोगों के पास संसाधन होंगे, मतलब वित्तीय चीज़ों तक उनकी पहुँच आसान होगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है। आप इनको भी ऐसे बता सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? क्वेश्चन क्या है? प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? तो इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे? क्वेश्चन का यही पार्ट होता है, सबसे पहले इंट्रो। तो सबसे पहले पीडीएस बताओ, पीडीएस क्या है? तो पीडीएस बता सकते हो कि भारत में पीडीएस सिस्टम क्या है, उसके बारे में परिभाषा लिख दी। दूसरा बॉडी पार्ट पे आए, बॉडी पार्ट में क्वेश्चन क्या है? पीडीएस सिस्टम की चुनौतियाँ, तो चुनौतियाँ आपने हेडिंग दी, और इसमें आपके पास 5-10 पॉइंट लिखने के लिए होने चाहिए, अलग-अलग क्या चुनौतियाँ हैं। क्या चुनौतियाँ बताएँ आपको? कल आपको पता है, कल हमने एक लेसन बनाया था, ठीक है? लेसन निकालते हैं अभी। पीडीएस की चुनौतियाँ क्या हैं? ये लो। पीडीएस की समस्याएं और कमजोरियां, चुनौतियां क्या है? लीकेज की समस्या, विषमता, ये डायग्राम बना के 10 इसके अंदर पॉइंट दिए गए हैं। एज इट इज ये पॉइंट उसमें इस्तेमाल कर लेना। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पीडीएस की समस्या क्या है, वापस क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपने 10 पॉइंट देके बताए पीडीएस की समस्याएं, और इसे किस प्रकार प्रभावी और पारदर्शी बना सकता है। यही देखो अपने नोट्सों में क्या है, मतलब कल ही ये लेसन बनाया और आज ये क्वेश्चन आया है। अब देखो पीडीएस का समाधान हम देख सकते हैं। पीडीएस का समाधान आप यहाँ पे देख लो, ये सुधार और समाधान, इतने पॉइंट यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ के जो मॉडल है उससे लेकर राजस्थान का जो मॉडल है उससे लेकर ये हमने यहाँ समाधान और सुधार बताया। कल ही पढ़ा है, टू दी पॉइंट, यही क्वेश्चन आया, यही मॉडल आंसर है। अब तो आप मान सकते हो ना कि हमारी अप्रोच कैसी है। यदि आप इन चीज़ों को देखते हो, नोट्सों को देखते हो, लगातार मेरे साथ जुड़े हो, तो आपको निश्चित रूप से इन चीज़ों का फायदा मिलेगा। और प्लेलिस्ट भरी पड़ी है पूरे सिलेबस की, इथिक्स से लेकर ऐसे राइटिंग, ज्योग्राफी, जीएस 3 के जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबकी आपकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब की, वो भरी पड़ी है नोट्स के द्वारा, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होने वाला है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और हम इसी तरह कैसे पढ़ते हैं इसको कि फूड प्रोसेस, इसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्य क्षेत्र और उसके महत्व का विस्तार बताइए। बहुत बड़ा है हमारा देश। आप जानते हो कि कई हमारे जैसे फल सब्जियों के मामले में, या कई ऐसे अनाज है जिसके मामले में हम टॉप में दुनिया में। तो फूड इंडस्ट्री किस पर डिपेंड करेगी? कृषि उत्पादन पर। जैसे आपने ये देखा होगा कि समस्या ये भी है कि हमारे यहाँ जो खाद्य प्रसंस्करण की चीज़ें हैं, अभी काफ़ी उनमें समस्याएं हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वित्त का भी संकट होता है, निवेश का उसमें संकट होता है, या
कई जो हमारे फल फ्रूट सब्जियाँ होती हैं, सप्लाई चेन की बातें होती हैं, तो ये चीज़ें इसमें बता सकते हो। और कार्य क्षेत्र का इसमें बड़ा दिया गया है, तो बड़ा तो आप बता सकते हो कि हमारे देश में कितना उत्पादन होता है, उसको आप बता सकते हो। लेकिन साथ में कुछ समस्या भी बता सकते हो और उसका महत्व को विस्तार करके बता सकते हो। महत्व का विस्तार बहुत बड़ा है। कृषि सेक्टर का जीडीपी में कितना योगदान आपके पास डाटा है, लगभग 17% है। खाद्य फूड फूड इंडस्ट्री का भी इसके साथ जोड़ के कुछ बता सकते हो। रोज़गार को लेकर आप बता सकते हो, कितना महत्व है। हमें भी वही बात है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करनी है। हम आज़ादी का 75 जो अभी बना रहे हैं, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है कि फूड इंडस्ट्री हमारे देश की जीडीपी को आगे ले जाने में बड़ा रोल निभा सकती है। फूड इंडस्ट्री में महिलाओं को रोज़गार मिलता है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के खुद के सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं, तो इन चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ें और आगे हम पढ़ेंगे इनको, जैसे ये टॉपिक हमारा बाकी अभी हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, आपको पता है तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश में आयु संभाविता में आई वृद्धि में समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ खड़ी हो गई है, और ये है नई चुनौतियाँ कौन सी है और उनके समाधान हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। जैसे आयु संभाविता में इनको लेकर हाल ही में जो एक आपको पता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन एक रिपोर्ट आई थी, है ना? और उसके में बताया था कि आने वाले समय में 2050 के बाद में हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसमें कैसा बदलाव आएगा। जैसे अभी तो क्या है कि हमारी युवा आबादी ज़्यादा है, लेकिन 2050 के बाद में युवा आबादी कम होने लग जाएगी। तो आपको पता है कि जैसे युवा आबादी कम होगी तो उस देश की जीडीपी में जो हाथ काम करने वाले हाथ हैं वो भी कम होंगे। जैसे जो जिनकी आयु ज़्यादा होगी उनकी संख्या बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं उनके लिए हमें सोशल सर्विस की ओर जाना होगा, या उनके लिए क्या हम प्रावधान कर सकते हैं पेंशन के, स्वास्थ्य को लेकर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें आप बता सकते हो। तो ये एक थोड़ा-सा क्वेश्चन जो टॉपिक हम सोच रहे हैं साइंस वाले टॉपिक से आया है, स्वास्थ्य वाले से, है ना? क्योंकि इसमें समाज वाला तो कोई जीएस 3 में ऐसा टॉपिक है नहीं। आपको ये भी पता हो, जैसे कई बार ये होता है कि आप यहाँ फँस के, जैसे ये क्वेश्चन मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ 5वां क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ कि यार समाज तो जीएस 1 या 2 में है, यहाँ कैसे आ गया? लेकिन बाद में स्वास्थ्य, इसका मतलब साइंस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है। साइंस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आपको स्वास्थ्य को लेकर जो भी इसमें चुनौतियाँ आप बता सकते हो। जैसे हम अभी बात करें कि हमारे देश में जीडीपी में स्वास्थ्य का कितना है? 2 से 3% है, हमें और निवेश बढ़ाना होगा। क्योंकि हम जान रहे हैं 2050 में हमारे यहाँ बुजुर्गों की आबादी बढ़ने वाली है, उनकी देखभाल हमें करनी है, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ानी है। हो सकता है मतलब और भी उनके साथ संकट हो। आप जानते हो जीवन में आगे बढ़ने के साथ में कई बीमारियाँ भी होती है। तो हमें स्वास्थ्य सेक्टर पर इसमें रिसर्च भी करना होगा। उनकी देखभाल के लिए आपको वित्त, इंश्योरेंस उनके बारे में भी सोचना होगा। ये टॉपिक आप इनके साथ जोड़ सकते हो। ये नई चुनौतियाँ कौन-सी, उनके समाधान है तो क्या कदम उठाए जाने हैं। अब इसमें भारत सरकार की जो हमारी योजनाएँ हैं, स्वास्थ्य को लेकर, बीमा को लेकर, प्रधानमंत्री बीमा, बुजुर्गों के लिए भी पेंशन व्यवस्था है, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य की ऐसी स्कीम है, उनको आप इसमें कदम बता सकते हो। और इसके अलावा आप ये सजेशन दे सकते हो कि जीडीपी में हमें बढ़ाना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य का, हॉस्पिटल वगैरह उनमें वृद्धि करनी होगी। ठीक है, इन चीज़ों को आप इनमें ऐड कर सकते हो। साइंस टेक्स्ट से जोड़कर इसको लिखना है, थोड़ा-सा इस बात को ध्यान रखना है। और आगे क्या है, और इंट्रोडक्शन में वो रिपोर्ट डालना नहीं भूलना कि जो वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट एक पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई थी, मैंने कई बार आपको करंट अफेयर के अपने नोट्सों में बताया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाता है, और ये सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य अत्यंत उत्पादों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो टॉपिक दिख रहा है ना, ये या तो साइंस से या फिर जो एनवायरनमेंट के टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो इसको भी आप देख सकते हो। वैसे ये थोड़ा एनवायरनमेंट वाले टॉपिक से लग रहा है कि सेलुलोज जमा होता है, क्या होता है? कई बार आप जानते हो आजकल कई कार्बन भी मिट्टी में जमा होता है, तो उसके ग्लोबल वार्मिंग पे, वैश्विक तापमान पर उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है? इन चीज़ों को आप बता सकते हो। साथ में इसका थोड़ा साइंस को लेकर बता सकते हो। साइंस के मामले में मैं भी ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को यदि मुझे हैंडल करना होता तो मैं कहीं न कहीं इसको मिक्स रखता, थोड़ा साइंस, थोड़ा एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य उत्पादों के बारे में बताया गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा मैं इसको जोड़ता ग्रीन हाउस से। ठीक है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों से आजकल वैश्विक तापमान इनकी समस्या आ रही है, तो ऐसा करके कुछ न कुछ बताने की कोशिश करता। क्योंकि साइंस टेक के जो क्वेश्चन आते हैं कि किताबों से नहीं आते हैं, जो चीज़ें चर्चा में रहती है करंट अफेयर में, यदि आप कुछ चीज़ें पढ़ते हो इन चीज़ों को, तो आप इनको ढंग से बता सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोच रहे हो, किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि जैसे एग्ज़ाम में हम बैठे हैं, ये क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, अचानक आ गया, तो कुछ न कुछ तो लिखना पड़ता है। कोई न कोई अप्रोच ज़रूर अपनानी पड़ती है, और मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, वही अप्रोच बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आएँगे जो आपने कभी देखे नहीं है, डायरेक्ट रूप से नहीं देखे, अप्रत्यक्ष रूप से आपने देखे होंगे, उनको हैंडल करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। ठीक है? इसको कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनवायरनमेंट वाले टॉपिक से, वो शायद साइंस टेक से ही है, क्योंकि हमने पहले भी ट्रेंड देखा था यूपीएससी का कि छोटे वाले क्वेश्चन में यूपीएससी साइंस के 2 क्वेश्चन पूछती है ना, और जैसे ये क्वेश्चन छोटे वाले में आगे जो क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का है कि इसके निर्माण प्रभाव संबंध को महत्व देते हुए फोटो केमिकल स्मोक की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। फोटोकेमिकल जो भी मतलब आजकल स्मोक जो होता है शहरों में भी होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है? उसमें क्या उसकी प्रक्रिया हो सकती है? प्री के दौरान आप पढ़ते हो। इसमें एक ये भी पूछा गया है, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को भी पूछा है। तो गोथेन प्रोटोकॉल तो ज़्यादा इसके बारे में प्री में थोड़ा बहुत पढ़ा था, मेंस में डिटेल से मैंने भी नहीं पढ़ा है कभी, है ना? इसको देखना पड़ेगा बाद में।
ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन आ गया कि फोटोकेमिकल स्मोग है वो क्या होता है और इसके रोकने के क्या संबंध हो सकते हैं, कैसे कई बार आपने देखा होगा करंट अफेयर में चर्चा में रहती है कि इसके इसके प्रभाव भी हम देखते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोग के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, वनस्पति जीव जंतु इन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, इनके बारे में आप बता सकते हो थोड़ा सा, इसको वो डिटेल में थोड़ा इसको टेक्निकल और जानना है कि फोटोकेमिकल स्मोग में कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इसको रोकने के कौन से उपाय हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि मिक्स अप्रोच है, न तो हार्ड है ना सरल है। देखने में लगता है कि बहुत आसान है, घर पे बैठ के ऐसा लगता है, लेकिन जब रियल में वहाँ पे लिखते हैं ना, जब लिखते लिखते आपका हाथ दर्द करने लगता है, माइंड थकने लगता है, उस समय फिर ये क्वेश्चन हैंडल करते हो तब पता लगता है कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या होती है। तो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि यूपीएससी का पेपर कभी सरल नहीं आता, आसान कभी नहीं आता है। वो या तो मीडियम होता है या टफ होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को बताइए। हाल ही के 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। अब क्या बताएं आपको, मैंने आपको पहले एक दिन बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा। कब आएगा? इसी साल आएगा। जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे मैंने आपको बोला था। सबूत चाहिए आपको? चलो देते हैं, मिलेगा अभी। ठीक है, अभी 11 तारीख की बात है कि ये हालांकि पहले से भी चर्चा में था। देखो, ये हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था, वाई क्लाउड बर्स्ट फोरकास्ट इन इंडिया स्टिल रिमेन इलिजिबल। क्या चुनौती है? देखो, इसकी जो क्वेश्चन पूछा गया वही डिमांड है कि इसकी सबसे पहले विशेषता क्या है, कि आईएमडी की परिभाषा क्या है, बादल फटने को क्या कहते हैं, कि 1 घंटे में 100 mm से अधिक वर्षा होती है 20 से 30 किलोमीटर क्षेत्र में, और इसमें कितना एक साथ कितना जल, 1 घंटे में कितना जल, किस एरिया में कितना जल गिरता है। कारण क्या है? इसमें क्यूमुलोनिम्बस जो बादल है तेजी से ऊपर उठते हैं जल्दी से, और आर्द्रता के साथ और आर्द्रता ग्रहण करते हैं और बादल फटने की घटना करती है। ऐसा एक डायग्राम इसमें बनाया जा सकता है। और बादल फटने की जो घटनाएं होती है, एग्जाम्पल देने की बात कर रहे हैं कि जो बादल फटने की घटनाएं होती है कहाँ पे होती है, आप यहाँ पे देखना, हिमालय, पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी पहाड़ी। भारत में एक मैप देके आपने बता दिया। घटना बता सकते हो 2010 लद्दाख, 2013 उत्तराखंड, और 2003 में हिमाचल के आसपास आप बता सकते हो। जैसे हिमाचल प्रदेश 2003, लद्दाख, उत्तराखंड। क्वेश्चन के क्या डिमांड है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि की घटना जो ऊपर हमने बताई थी, और हाल ही में 2 उदाहरण लो। एजीटी जी है। तो मैं तो आपको हमेशा ही कहता हूँ कि हमारी जो अप्रोच है ना, कि आपको यार वो व्यक्ति पढ़ा रहा है जो खुद इन चीज़ों से 4 बार मेंस लिख चुका है, 3 बार इंटरव्यू कॉल करा चुका है। अप्रोच हमारी ऐसी होगी तो हमारा क्यों सिलेक्शन नहीं होगा? आप इस चीज़ को समझो ना, ये अप्रोच कहाँ से काम करती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एनसीईआरटी बार-बार पढ़ो, करंट अफेयर यानी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस बार-बार पढ़ो। ये देखो वहाँ से ही क्वेश्चन बनाए, एज इट इज़ वही बना लिया है, जो हेडिंग थी उसी को बना लिया। अब भारत में बादल फटने की अधिकांश घटनाएँ कहाँ? दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके वो भी पॉइंट दे दिए कि कैसे बादल फटते हैं। मौसम उपग्रह रडार के माध्यम से बादल फटने की घटनाओं को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसमें समाधान भी हमने बता दिए, कहाँ-कहाँ इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, अचानक बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन, सब बता दिया है। और बादल फटने की घटना को आप ऐसे डायग्राम से बता सकते हो। इसमें जो बादल है इसका नाम जरूर आना चाहिए, कौन से बादल के कारण ये घटनाएं घटती है। आईएमडी की परिभाषा इंट्रोडक्शन में बता देते। पूरा का पूरा मॉडल आंसर आपके सामने पड़ा है, और ये पहले से मैं बता चुका हूँ कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप देख लो। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और ये है संगठित अपराध, कि संगठित अपराध क्या है क्वेश्चन में, कि संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादी के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। आपको पता है इंटरनल सिक्योरिटी का हम पूरा सिलेबस कर चुके हैं। आते हैं एक बार यही क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे नोट्स में है कि नहीं। ठीक है, तो संगठित अपराध की ओर जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कहाँ पे संगठित अपराध है। ठीक है, धन शोधन जो हमारा सिलेबस है उसमें आपको पता है, ये पूरा इंटरनल सिक्योरिटी की एक पीडीएफ जो आपको दिखा रहा हूँ, ये टेलीग्राम पे पढ़िए, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे हो सकता है टाइम लगे इसको सर्च करने में एक बार, क्योंकि जो चैप्टर है वो ऊपर नीचे है इसमें। ठीक है, ये आंतरिक सुरक्षा के जितने भी टॉपिक जो क्वेश्चन आएंगे ना, देखो हमारे इनसे लगभग बन जाएंगे। जो अभी हम देख रहे हैं टॉपिक है ना, ये पूरा सिलेबस, ये लगभग 70 पेज की पीडीएफ फाइल है, जिसको आपके लिए ही बनाया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। इनको आप यहाँ दे सकते हो, और साथ में हम एक बार देख लेते हैं, ये आतंकवाद से लेकर जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, नक्सलवाद की चीज़ें इसके अंदर दी गई है। थोड़ा शायद या तो नीचे रह गया होगा, एक बार नीचे देख लेते हैं संगठित अपराध का, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो पहले भी हमने चर्चा की थी। जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, देखो ये संगठित अपराध का हमें मिल गया है। संगठित अपराध और आतंकवाद टॉपिक क्या है? संगठित अपराध और आतंकवाद। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं कि संगठित अपराध के प्रकारों की चर्चा कीजिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच में संबंध। ठीक है, आते हैं इसमें। ये देखो संगठित अपराध, और यहाँ पे पहले भी हमने लिख दिया कि इनका नेटवर्क क्या करता है, एक साथ ही काम करता है। जो भी चीज़ें संगठित अपराध और आतंकवाद में संबंध का एक डायग्राम देख लो।
हवाला, ड्रग्स, हथियार इसमें सब काम आएगा। और आतंकवाद का वित्त पोषण, इनका आपस में संबंध होता है, संगठित अपराध का, नार्को आतंकवाद के साथ इनमें संबंध होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव दुर्व्यापार, आतंकवाद। और भारत के संदर्भ में संगठित अपराध और आतंकवाद में संबंध, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, माओवाद, मुंबई धमाकों में इनका संबंध था, इनके निपटने के जो उपाय इसमें दिए गए। तो अच्छे से मैंने पहले भी करवा चुका हूँ आपको, तो ये टॉपिक यहाँ से आराम से कवर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्वेश्चन की डिमांड अलग होती है, लेकिन नोट्स आपके पास है तो उनको आप बदल के आराम से लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे भारत में ये है कि भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ क्या है। एक बार मैंने आपको एक डायग्राम देके बताया था इंटरनल सिक्योरिटी का, कि जैसे 26/11 का है, या नार्को जो तटीय क्षेत्रों से होता है, उनको आप बता सकते हो। समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनाई गई है, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, या जैसे आजकल आपने देखा होगा कि एक तो हमारी जो सागरीय सुरक्षा है, उसके लिए कई उपाय किए गए हैं। एक तो जो आपने जैसे हमने देखा था कि सैटेलाइट से इनकी निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, या जिनको स्मार्ट फेंसिंग हम बोल सकते हैं, कि सेंसर के माध्यम से इनकी निगरानी की जा रही है। तो इसमें आप ये बता सकते हो कि समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना। तो इसमें सिक्योरिटी के तौर पर, और जो सुरक्षा आसूचना या जो निगरानी के तंत्र आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इसमें हमारे नोट्स में भी मैंने कुछ इसमें कंटेंट आपको दिया था इसमें, तो इसके ऊपर अभी जो नोट्स देख लेते हैं, हम देख लेते हैं एक बार। जो सागरीय सुरक्षा है, इसको लेकर हमने क्या, हमारे पास पॉइंट थे कि हम कर सकते हैं ऐसा। बिल्कुल देख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो ये रहा। हम देख सकते हैं कि सीमा के अंदर हमने देखा था कि देखो स्मार्ट फेंसिंग इनमें हम बता सकते हैं। इसके अलावा तटीय क्षेत्र में तारबंदी तो हो नहीं सकती, तो वहाँ पे ये हो सकता है। तटीय सुरक्षा की देखो ये रहा, तटीय सुरक्षा की चुनौतियाँ, समस्या और समाधान। चुनौतियाँ क्या है, बहुत सारी चुनौतियाँ, यहाँ पे कितने पॉइंट दे रखे हैं हमने। और इसके साथ में प्रयास देखो, क्वेश्चन क्या है, कौन सी ऐसी है। तो इसमें समुद्री सुरक्षा एजेंसियाँ, समुद्री सीमा शुल्क संगठन, इनका पॉइंट आना चाहिए इनके अंदर आंसर में। भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस बल, भारतीय नौसेना, 26/11 के बाद में ऑपरेशन सागर कवच, सुरक्षा एजेंसियों के मध्य समन्वय, सागर प्रहरी बल, नौसेना, ये पॉइंट आने चाहिए। मछुआरों को जन जागरूकता, क्षमता निर्माण, समुद्री तटीय आधारभूत ढांचे का विकास, पर्यटन, तटीय सीमा प्रबंधन, आधुनिक एआई टेक्नोलॉजी, पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो इतने पॉइंट आपके पास है यार, आराम से, मतलब 150 वर्ड में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, यही तो अच्छी बात है कि हमने जो पढ़ा है यार, पूरा पढ़ा है, अपने नोट से बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, हो सकता है आज का वीडियो ज़्यादा बने, क्योंकि आपको मैं आपने प्रूफ दे के बता रहा हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या, हाल ही के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज़ बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। तो लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे आजकल बढ़ी है, चाहे आजकल जो भी चीज़ें उसमें बढ़ी है, चाहे मशीनों का साथ सहयोग हो या कौशल विकास हो, ये आप इसमें ऐड कर सकते हो कि आजकल स्किल डेवलपमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें चल रहे हैं। इस कथन को समझाइए और ऐसी समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। तो ये दोनों मुद्दे हैं, ये रोजगार के भी इसमें मुद्दे हैं, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है हमारे आर्थिक समृद्धि और रोजगार दोनों को साथ लेके कैसे चल सकता है। तो इसके अंदर निश्चित रूप से आप ये बता सकते हो कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि एक तो युवा आबादी काफ़ी ज़्यादा है। पहले ये एक समस्या बन रही थी कि हमारे देश में रोजगार नहीं है, अच्छे रोजगार नहीं है, लेकिन आजकल बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं सरकार के, दीनदयाल उपाध्याय स्किल प्रोग्राम या अन्य आपके पास राज्य सरकारों की कई योजनाएं हो सकती है, वो देख के इसमें बता सकते हो। साथ में जो टेक्निकल चीज़ें वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, और आगे जब हम सिलेबस ये कर रहे हैं GS3 का, आगे इनमें ये चीज़ें मैं आगे करवा दूंगा आपको। ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या है 12 में, क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त कर लेगा? आपको पता है कितने आर्टिकल आए हैं, अपने नोट्स जो हैं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के, मैंने कल परसों ही इसमें 10 पॉइंट देके एक स्ट्रेटेजी बताई थी भारत की एनर्जी की, उसमें बताया भी था कि 2030 तक हम किन रास्तों से अचीव कर सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव होना है, कर सकते हैं हम, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, इनके बहुत सारे आजकल कितनी चीज़ें चल रही है हमारे देश में, वो आप बता सकते हो। अपने उत्तर को औचित्य के साथ सिद्ध करना है, वही डाटा देके बताने कहाँ क्या हो रहा है। और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से लेकर नाभिकीय ऊर्जा या हमारी जो जलीय ऊर्जा, उनको आप बता सकते हो। और अभी हम जीवाश्म ईंधन पर भी काफ़ी रिलाई करते हैं, और हमारा देश काफ़ी प्राप्त भी करता है यहाँ से एनर्जी, जो तापीय सेक्टर वहाँ से। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में लगाना उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा? इसमें दोनों पक्ष बताने हैं आपको। ये भी यदि रियलिटी आपको पता है कि हमारे देश में भी जीवाश्म ईंधन पर काफ़ी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, लगभग 60% के आसपास होगा। तो अभी हमारे पास ये नहीं कि हम अचानक इसको खत्म कर दें, आने वाले 50 साल में भी ये थोड़ा मुश्किल होगा। आपके पास डाटा होंगे तो आप जरूर इसके बताओगे। जो आर्टिकल जो आया था, एक बार पढ़ रहा था, एक बार इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, मैंने बताया भी था, उसमें ये बताया था कि हम अभी भी हम ना जीवाश्म ईंधन पर रिलाई करेंगे, इवन 2070 तक तो हमारा ये होगा। लेकिन हमने साथ में क्या किया, हमने पेरिस एग्रीमेंट के जो हाल ही में ग्लासगो सम्मेलन हुआ था, उसमें वादे किए थे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पंचामृत, उसमें आपने देखा होगा, उसमें 4-5 पॉइंट थे, उनको भी आप इसमें बता सकते हो, और कुछ रियलिटी वाली चीज़ें जरूर बताना। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है कि भारत में कृषि उत्पादों की विपणन की जो भी मतलब क्या अपवर्ड और डाउनवर्ड मुख्य बाधाएं क्या है, 250 वर्ड में लिखना है, हमारे नोट्स में है। जो नोट्स अभी
तो शायद मेरे पास नहीं होगा, लेकिन आपको पता है हमने कृषि विपणन के हाल ही में नोट्स पढ़े हैं। कृषि विपणन के की मार्केटिंग को लेकर मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया, आप देखना एक बार, ठीक है? आपको पता लग जाएगा। जो हाल ही मेरे साथ जुड़े उन बच्चों को पता है कि मैंने ये टॉपिक कितने शानदार तरीके से बताया था कि भारत की जो कृषि सेक्टर है, उसमें मार्केटिंग को लेकर मतलब क्या-क्या इसमें हुआ था, ठीक है? वो आप ज़रूर देख सकते हो बाधाएँ। इसमें बाधाएँ बहुत ज़्यादा है, मतलब मार्केटिंग को लेकर बहुत सारी बाधाएँ कैसे हैं, आपको आपको ये भी पता है कि जैसे एक तो इसमें भी है कि कृषि विपणन कैसे होता है, एफसीआई के माध्यम से किसान एफसीआई एमएसपी प्राइस पर उनको देते हैं, और दूसरा एपीएमसी मंडियाँ हैं, उनको लेकर बहुत सारे संकट है, उसके बहुत क्योंकि आज भी किसान जो या तो जो प्रत्यक्ष रूप से जो व्यापारी होते हैं, उनको अपना माल या उत्पाद बेचते हैं या मंडी में जाकर बेचते हैं। मंडी की कोई समस्या आप जानते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आजकल इनियम के बारे में सुना होगा, जो एग्रीकल्चर ऑनलाइन मार्केट है, उसके बारे में आपने सुना, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसमें मैंने अच्छे डायग्राम फ्लो चार्ट के साथ बताया, आप वो अपने जो नोट्स है उसमें जाकर इसको देख लेना, बहुत अच्छे से बताया। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कृषि क्या होती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी हमने एक बार चर्चा किया था उसमें, ठीक है, अपने नोट्स में। तो ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप 2-3 साल पहले देखोगे ये क्वेश्चन एज इट इज पहले भी आ चुका है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब क्या है, इसमें हम ये कर सकते हैं कि कृषि मिश्रित कृषि की तरह आप बता सकते हो। पशुपालन भी हो सकता है, मत्स्य पालन भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि मिक्स फसलें, ताकि फसलों की विविधता हो, ताकि एक क्रॉप फेलियर हो जाए तो किसानों के पास अन्य फसलें हों। कई चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर आजकल जो वर्टिकल फार्मिंग, जैविक खेती, वो भी आप इनमें बता सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है किसानों के लिए, निश्चित रूप से लाभदायक है। क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कृषि आप जानते हो जलवायु परिवर्तन के प्रति कितना सुभेद्य है। किस आजकल जैसे मैं एग्जांपल देख के आपको बताऊँ, अभी लंपी वायरस चल रहा है, हमारे यहाँ चल रहा है। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, तो हमारे यहाँ भी जितने भी आस-पास देख रहा हूँ, खुद के हमारे जो पशु हैं, वो मर रहे हैं, लंपी वायरस से मर रहे हैं। कितनी मतलब ये विडंबना है, हम एक तरफ तो बोलते हैं कि हमारे पास मतलब गो संसाधन या हमारा डेयरी सेक्टर कितना विकास कर रहा है। रियलिटी है ये है कि अभी तक मतलब कोई उनके लिए टीकाकरण का प्रयास नहीं हो रहा है। अखबारों में या न्यूज़ में आ रही है कि टीकाकरण कर रहे हैं, लेकिन हम जो खेतों में बैठे हैं, हमें पता है कि हमें खुद अपने लेवल पे, अपनी क्षमता से मतलब टीका करवाना पड़ रहा है। सरकार का इसमें बहुत कम हेल्प मिल रही है। इसमें निश्चित रूप से सरकार की आलोचना होनी चाहिए कि तुम एक तरफ तो ये करते हो कि किसानों को हम मजबूत कर रहे हैं या हमारे देश का डेयरी सेक्टर कितना मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ रियलिटी है कि पशु मर रहे हैं आपके, ठीक है? ये पॉइंट भी आप इसमें थोड़े से आलोचना में कहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल रचनात्मक आलोचना हम करेंगे। और आगे क्या है कि ये क्वेश्चन भी हमने पहले प्री के दौरान इतना पढ़ा था, अपने नोट्सों में है कि 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है। उसमें ऐसी कौन-कौन सी अन्य विशेषताएँ हैं जो इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ है बनती है। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल है, बहुत आसान भी है, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि जो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वो मतलब किन देशों की एक तो योजना है, उसमें टेक्निकल कौन-कौन से पॉइंट है, कौन-कौन से उसमें यंत्र लगाए गए हैं, दूरबीन के, वो आप बता सकते हो टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, ये हमारे हमारे जो नोट्स थे करंट अफेयर के, उनमें नोट्सों में सीधा-सीधा आया हुआ है, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, हमारा यहाँ मामला बनता है कि हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन कैसे, किस तरफ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जीएस 2 और 3 का बड़ा जो है क्षेत्र है, कहाँ से आ रहा है? न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू आप पढ़ते हो, तो आप बता सकते हो। मैं आजकल दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, दोनों की तुलना करके बता सकता हूँ। दोनों न्यूज़पेपर बेस्ट हैं। जिनको इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंडियन एक्सप्रेस की ओर जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस आजकल बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, बाकी हिंदू भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। वैक्सीन, ये साइंस टेक का क्वेश्चन है, वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? ये भी टेक्निकल वाला क्वेश्चन है कि वैक्सीन को लेकर इतनी चीज़ें हो गई है, तो आप बता सकते हो वैक्सीन कैसे कार्य करता है, और कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माता ने क्या-क्या पद्धतियाँ अपनाई है। तो ये वैक्सीन और साइंस का मामला है, ठीक है? ये भी चीज़ें हम आने वाले वक्त में पढ़ेंगे, और साधारण चीज़ें नहीं लिखनी है, जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें वैक्सीन की। और आपने ये देखा ना कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनके हज़ारों आर्टिकल आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में लगातार चर्चा में 5 से 10 दिन तक। आप ये देख लेना, किसी भी न्यूज़पेपर में यदि 5 से 10 दिन तक कोई चीज़ चर्चा में है, उसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। जैसे अभी चित्ता को लेकर चर्चा में है, चित्ता का क्वेश्चन आपके प्री मेंस सब जगह रहेगा आने वाले वक्त में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कैसे पढ़ना है? ऐसे ही पढ़ना है कि जो चीज़ें, यदि उनके बार-बार जो आर्टिकल आ रहे हैं ना, जैसे फ्री बीज के कितने आर्टिकल आ रहे हैं, तो फ्री बीज आने वाले मेंस में देखना, फ्री बीज आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएँगे, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आएँगे, तो इनको ध्यान में रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन की चर्चा कीजिए। वैश्विक तापन के अपने न्यूज़पेपर के एक बार आर्टिकल देखना, जो मैं नोट्स आपको सेंड करता हूँ। उनमें मैं इनको बहुत अच्छे से कवर करता हूँ, वैश्विक तापन को लेकर क्या-क्या इनके प्रभाव हो सकते हैं, वैश्विक जलवायु पर इनके प्रभाव। इतने प्रभाव हैं, कितने प्रभाव हैं, जैसे सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, इंट्रोडक्शन में ही बताना है वैश्विक तापन क्या है, कि आजकल जैसे ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन उत्सर्जन, इनके कारण क्या हो रहा है, तापन बढ़ रहा है, वैश्विक तापन की घटनाएँ बढ़ रही है, ठीक है? तो उसके कारण क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, या चरम जलवायु की घटनाएँ देखने को मिल रही है। ठीक है, ये बता दिया आपने। आप चाहो तो इनको थोड़ा-सा बता सकते हो कि वैश्विक तापन किस कारण से होता है?
वैश्विक तापमान की जो घटनाएँ हैं उसमें 2 चीज़ बता सकते हो, एक प्राकृतिक बता सकते हो और एक मानव जनित बता सकते हो। प्राकृतिक में ये बता सकते हो कि पृथ्वी में ऐसा पहले भी होता है, गर्मयुग, हिमयुग होता है, ऐसे बता सकते हो, या पृथ्वी और सूर्य की कक्षा में जो भिन्नता आती है उसके कारण ऐसा होता है। मानव जनित में ये बता सकते हो जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है इनके बारे में बता सकते हो, या और भी बहुत सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपने बता दिया। अब इसके प्रभाव क्या हैं? प्रभाव बहुत सारे हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में जब बात आती है तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि या तो इनमें हम 2 तरीके से अपना सकते हैं, या सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है? सकारात्मक, नकारात्मक बता सकते हो। अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रभाव बता सकते हो। नकारात्मक प्रभाव में हम देखें, वैश्विक जलवायु के प्रभावों में हम देखें तो हमारे देश में अभी जो मानसून परिवर्तन को लेकर कितनी समस्या आ रही है। आज के एक आर्टिकल था इसको लेकर, अल नीनो, ला नीनो की घटनाएँ, सूखा, बाढ़, चक्रवात, ये आप इनके साथ जोड़ के बता सकते हो। कृषि सेक्टर जोड़ के बता सकते हो, पशुपालन सेक्टर बता सकते हो, स्वास्थ्य सेक्टर इसमें बता सकते हो, कितने सारे प्रभाव आप इसमें बता सकते हो। इसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले सब जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल में इनको लेकर क्या-क्या मतलब प्रावधान किए गए हैं, क्या-क्या इनको समाधान किए गए हैं। उनके बारे में आप बता सकते हो। ग्रीन हाउस गैसों का जो एक डायग्राम बनता है, किन-किन से ग्रीन हाउस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या मीथेन गैस, इनका क्या प्रभाव होता है, जलवाष्प, एक ऐसा डायग्राम भी इसमें बनता है, वो बता सकते हो। फ्लो चार्ट आप इनमें ऐड कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी वैसे ही था, पहले से हम लेके चल रहे थे, और जो अपने हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के नोट्स में टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, उनमें ये देख लेना, एज इट इज़ ये आपको ये पहले से मिल जाएगा। ठीक है? भारत में तटीय अपरदन के कारणों और प्रभाव को समझाइए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है। और खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीक क्या है? इसमें आपने जानते हो कि इसमें कोस्टल ज़ोन भी बने हमारे देश में, चर्चा में रहे काफ़ी इसको लेकर, वो उसके बारे में आपको बताना है। और तटीय अपरदन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आप ये देख रहे हो आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो क्या हो रहा है, तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पे अपरदन और बाढ़ की समस्या आ रही है, या चक्रवात के कारण भी ऐसा हो रहा है। चक्रवात या सुनामी के कारण भी ऐसा हो रहा है। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए हैं। तो एक पॉइंट ग्लोबल वार्मिंग का आ गया। इसके अलावा तटीय अपरदन में क्या है? खनन, अवैध खनन आप बता सकते हो। पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे का विकास, ठीक है? वनों का जो मैंग्रोव वन है उनका विनाश किया जा रहा है। तो ये कौन से कारण है? तटीय अपरदन में बहुत सारे कारण आप ऐसे गिना सकते हो, ठीक है? इसके अलावा प्रभाव क्या हो सकते हैं? अब तटीय अपरदन में बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे, इसमें भी कोशिश करो ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव बताओ। नेगेटिव प्रभाव कौन से हो सकते हैं तटीय अपरदन से? अब जैसे तटीय अपरदन होगा तो क्या होगा, जो सुनामी और चक्रवात से क्या होगा, तटीय क्षेत्रों की सुभेद्यता बढ़ जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, तटीय क्षेत्रों पर तटीय क्षेत्रों में जो वहाँ का जैव विविधता है, आपने ये उड़ीसा वाला बताना है, जो अरीबाड़ा होते हैं ना उनके, कछुओं के, उनको प्रजनन क्षेत्र को नुकसान हो रहा है, ठीक है? ये बता सकते हो। इसके अलावा मैंग्रोव वनों को नुकसान होता है, ये बता सकते हो। वहाँ की स्थानीय जो आबादी है, उनको बहुत सारे नुकसान होता है। वहाँ का जो जल होता है, शुद्ध जल होता है पीने योग्य, वो भी प्रदूषित होने लगता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप प्रभाव बता सकते हो। और इनसे मुकाबला करने के लिए बहुत सारे पॉइंट आएँगे इसमें। एक तो हम प्राकृतिक जो मैंग्रोव वन है, उनको बचा सकते हैं, या जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, उनको भी बचा सकते हैं। वो क्योंकि प्राकृतिक बैरियर की काम करती है, उनको आप बता सकते हो। भारत सरकार जो कोस्टल मैनेजमेंट रूल्स आए हैं, उनको उनके बारे में ज़रूर बताना है इसमें, उनको लेकर आप बता सकते हो। उनसे संबंधित कुछ कमेटी भी बनी थी, वो उनके बारे में बता सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको आप यहाँ बता सकते हो। क्वेश्चन अगला कौन-सा है कि साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत में किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर सफलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है। ये साइबर सुरक्षा वाले जब हम टॉपिक पढ़े थे तो वहाँ डायरेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन इतना कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा कि आप इनको संभाल पाओ, ठीक है? और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है, जो एक हिंसक आंतरिक खतरे के रूप में प्रकट हुआ है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों को चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने हेतु बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दिए। उभरते हुए कौन से हैं? नक्सलवाद का आतंकवाद के संबंध, नक्सलवाद और संगठित अपराध के संबंध, नक्सलवाद और आजकल शहरी नक्सलवाद ऐसा कुछ बोला जा रहा है, अर्बन नक्सलिज्म इनको बोला जा रहा है, नक्सलवाद और हथियार, नक्सलवाद का दूसरे देशों के साथ संबंध, उग्रवाद के साथ संबंध, जो मानव दुर्व्यापार होता है उनके साथ संबंध, ये बता सकते हो। और नक्सलवाद का आपको चैप्टर पढ़ना हो, हमने पहले भी देखा है, इंटरनल सिक्योरिटी में देखना हो तो हम ऊपर जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल है इंटरनल सिक्योरिटी की पूरी शानदार जीएस तरीके, जिसमें आपको टू द पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ पे विकास और फैलते उग्रवाद, इसमें उग्रवाद और नक्सलवाद को हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे नक्सलवाद, ये देखो आप देख सकते हो नक्सलवाद और नक्सलवाद का विकास से लेकर इसमें जो भी चीज़ चाहिए आपको इस क्वेश्चन के लिए, एक अच्छा डायग्राम भी आपको मिल जाएगा। नक्सलवाद से जुड़ी घटनाएं और उनके विस्तार संबंधी जो भी कारण है वो भी आप यहाँ देख सकते हो। तो आपने ये देखा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारी अप्रोच अच्छी है क्योंकि हम पहले से 5 साल के पेपरों को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में देखते हैं सिलेबस को बार-बार पढ़ते हैं और वही पढ़ते हैं जो यूपीएससी पूछता है, और वही व्यक्ति पढ़ा रहा है जो खुद इनसे गुज़र के आया है, खुद ने साबित किया है पहले मेंस के एग्ज़ाम में, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आज का वीडियो कैसा लगा। और सबसे अच्छी बात है, जो आपके दोस्त हैं, सभी दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब कराओ, उनको बोलो कि फ्री में सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है।
मिलते हैं एक और वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।